नमस्कार दोस्तों। यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम देख लेंगे और इसके मेन पोर्शन को जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको हमें केवल देखना है। अब देखिए पहले की जो मेन चीज़ क्या है तो याद रखिएगा, टोटल केवल 30 आर्टिकल इसमें हैं और चेयरपर्सन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, एक प्रश्न ये आता है। तो एलेनोर रूजवेल्ट जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी पत्नी थी ये चेयरपर्सन थी ड्राफ्टिंग कमेटी की। इसके अलावा जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस समय कौन था, तो जॉन हम्फ्री। और फाइनल वर्जन जब तैयार किया गया था तो रीन कैसिन थे, ये फ्रेंच प्रोफेसर थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछे क्या ये लीगली इन्फोर्सिएबल है तो नहीं, ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये केवल क्या है, मोरली इन्फ्लुएंशियल है, यानी नैतिक बल रखता है, नैतिक प्रभाव रखता है, बाध्यकारी नहीं है विधिक तौर पर, ठीक है। इसका रीज़न क्या था लाने का, कई बार प्रश्न में ये पूछ देता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्यों आई थी। तो आप कहिएगा द्वितीय विश्व युद्ध जब चल गया था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ज़रूरत हुई कि जो उल्लंघन हुए मानवाधिकारों को दोबारा ऐसा ना हो, उसको दोबारा से प्रोटेक्ट करने के लिए, दोबारा कभी ऐसी स्थिति ना हो कि मानवाधिकारों का इतना भयानक हनन हो, उसको रोकने के लिए भविष्य में हमने यूडीएचआर को लाया था। और किसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा द्वारा 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया था। और इसी डेट पे, यानी कि जो 10 दिसंबर 1948 इसकी डेट है, उसी दिन हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस जब हम मनाते हैं, वो भी इसी एडॉप्टेशन की डेट को ही मनाते हैं, ठीक है ना। तो 10 दिसंबर 1948 ये डेट है, ये भी याद रहना चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये तो यूडीएचआर तो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन राइट्स की जो ट्रीटी हुई थी 1966 में वो, तो आप कहिएगा हाँ, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी जो हुई है, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी जिसको कि अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली द्वारा 1966 में, वो लीगली बाइंडिंग है, वो प्रभाव रखती है, विधिक रूप से बाध्यकारी बनाती है हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों को। अब इसकी मूल भाषा कई बार पूछ लेता है, तो रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी और इक्वल राइट्स, इक्वल और इनएलिएनेबल राइट्स, जिनको पृथक नहीं किया जा सकता है, किसको प्राप्त हैं, सारे मेंबर को जो ह्यूमन फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके अलावा हमें क्या जानना है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, इसको किस में क्लासीफाई किया गया है, तो आप कहिएगा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है उसमें बोलता है द इंस्पिरेशन फ्रॉम कन्फ्यूशियस एंड गांधीयन प्रोस्पेक्टिव इन ड्राफ्टिंग द यूडीएचआर इंडिकेट, यानी कि जो कन्फ्यूशियस यानी कि जो चाइना के जो दार्शनिक है उनका, और गांधी जी के जो दर्शन है, इन दोनों को जो लिया गया है यूडीएचआर को बनाने में, वो क्या बताता है, यही बताता है कि चाहे चीन हो चाहे भारत, उनके सिद्धांतों को लेना बताता है कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो यूनिवर्सल नेचर की है और सभी कल्चर में बराबर रूप से एप्लीकेबल है, यानी कि विश्व स्तर पे इसकी तत्वों को समाहित किया गया है। इतनी बात है। यहाँ पर देखिए जनरल असेंबली आ गया ना, जनरल असेंबली प्रोक्लेम द यूडीएचआर एज ए कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल, ठीक है ना, एंड ऑल नेशन। अब देखिए अगर आपसे पूछे इंस्पिरेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर जो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है, तो देखिए अगर आपको बिल ऑफ राइट ऑप्शन में दे, मैग्ना कार्टा दे, बिल्कुल नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये हमें याद रखना है। अब शॉर्ट और संक्षिप्त में हम 30 में से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको हम देख लेंगे, क्योंकि नेट और जेआरएफ और उत्तर प्रदेश जुडिशरी के प्री के पर्पज़ से जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ आते हैं वहाँ कई बार आर्टिकल प्रत्यक्ष तौर पर पूछ लेता है। अब देखिए किस आर्टिकल में कहा है कि सारे ह्यूमन बीइंग जो हैं वो फ्री और इक्वल हैं, तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, किस मामले में, डिग्निटी के मामले में और राइट्स के मामले में, ये आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 कहता है कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 1 और 2 को मिला के हम फाउंडेशन ब्लॉक कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल रीअफर्म ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। तो ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम फाउंडेशन ब्लॉक कहते हैं, वो आर्टिकल 1 और 2 में मिलता है। तो आर्टिकल 1 में तो कह दिया कि सभी ह्यूमन बींग्स क्या हैं,
वो पैदा हुए हैं स्वतंत्र और समान हैं डिग्निटी में और राइट्स में, यानी गरिमा और अधिकारों के मामले में सभी मानव जो हैं वो समान हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मानव के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको समान रूप से अधिकार है, ठीक है ना, हर किसी के राइट्स एंड फ्रीडम समान हैं इस डिक्लेरेशन की हिसाब से। और रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल या फिर अदर ओपिनियन या फिर नेशनल या फिर सोशल ओरिजिन के आधार पर, प्रॉपर्टी के, बर्थ के और स्टेटस के आधार पर, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल, ज्यूरिडिक्शनल और इंटरनेशनल स्टेटस, कंट्री टेरिटरी का जिस पर्सन का बिलोंग करता है, ठीक है ना, उसके आधार पर भी नहीं भेदभाव किया जाएगा। तो कई बार इस प्रश्न के ऑर्डर को पूछ दिया है या फिर पूछ दिया है कि आर्टिकल 2 में जो भेदभाव रहित व्यवस्था की बात की गई है उसमें क्या क्या तत्व शामिल हैं। तो याद रखिएगा, रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, इतना आप याद कर लेते हैं कि रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, तो इन्हीं के ऑर्डर को अमूमन अगर इतना सही दे दिया है ना, रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन, RCSLR सेल्फ लोडेड राइफल होती है, मान लीजिए हम कहते हैं, और रॉयल चैलेंजर, ऐसे मैंने याद कर लिया था, रॉयल चैलेंजर सेल्फ लोडेड राइफल। तो रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, चूँकि ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने इसको ट्रिक बनानी पड़ गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, आर्टिकल 3 से 11 को हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम, तो फाउंडेशन ब्लॉक हम कहते हैं 1 से 2 को, और आर्टिकल 3 से 11 इसको हम कहते हैं पहला कॉलम। इसमें क्या कहा है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल की बात किया है, इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ है, स्लेवरी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल, इन मूल तत्वों को, इन्हीं को समाहित किया गया है इस पूरे मामले में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए आर्टिकल 3 क्या कह रहा है। तो पहले में आपने क्या पढ़ा, पहले में आपने पढ़ा कि जो भी ह्यूमन है वो सब समान रूप से बराबर हैं, जन्म के आधार पर मतलब पैदा हुए हैं, फ्री पैदा हुए हैं और गरिमा और अधिकारों के मामले में समान हैं। दूसरे में कहा कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी प्रकार से। तीसरे में कह रहा है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, तो लाइफ लिबर्टी को हम आर्टिकल 21 से देख लेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 21 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसके आधार पर हम इसको कह सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 21 है उसकी बात जो कही गई उसका एक पोर्शन यहाँ महत्वपूर्ण जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब आगे भी मिलेगा आपको, लेकिन आर्टिकल 3 में तो आप कहेंगे 3 में 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है, लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी, इतनी बात कहा है किसी व्यक्ति के बारे में। चौथा क्लॉज देखिए, तो आर्टिकल 4 में क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी, सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड। तो दासता के अंत की जो बात कर रहा है ना, तो आर्टिकल 4 जो है वो दासता उन्मूलन की बात कर रहा है। एक शब्द में अगर कहें तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि कोई व्यक्ति, नो पर्सन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी, तो दासता में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, और ना ही ये जो दास व्यापार है, ये जो स्लेव ट्रेड चलता है जो पहले चलता था, ये दास व्यापार जो है वो सारे फॉर्म में किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकृति में हो, उसको क्या किया गया है, सीधे सीधे मना कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड कर दिया गया। अब ये निषिद्ध हो गया, यानी दास व्यवहार नहीं होगा, सभी मानव समान है। जब हमने आर्टिकल 1 में बोल दिया ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, तो जब इक्वल हैं तो उसमें से किसी को आप इन्फीरियर ट्रीटमेंट तो दे ही नहीं पाएंगे। यही बात, ये आर्टिकल 4 उसी का मैनिफेस्टेशन है। आर्टिकल 5 टॉर्चर की बात कर रहा है, यानी कि कोई भी पर्सन जो होगा, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल इन ह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, यानी कि 5 में हमारा जो है वो अमानवीय व्यवहार की बात है। 4 में हमने क्या पढ़ लिया, दासता उन्मूलन है। 3 में हमने पढ़ा लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी की बात है, इसमें अमानवीय व्यवहार है। अब अमानवीय व्यवहार, कोई हमें टॉर्चर, यातना देगा, कोई हमारे साथ क्रूएल्टी करेगा, कोई हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है जो डिग्रेडिंग है, किसी भी ह्यूमन के लिए अपमानकारी है, उसको डिग्रेड करता है, वो भी क्या होगा, दंडनीय होगा। इसकी बात 5 कह रहा है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा है, इसी हमें पढ़ना है। नोट में क्या कह रहा है, UDHR वॉज फ्रेम्ड बाय मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन।
तो याद रखिएगा यूडीएचआर को किसने फ्रेम किया, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यों के द्वारा किया गया था विद फॉर्मर फर्स्ट लेडी, यानी कि जो पूर्व हमने बताया राष्ट्रपति की पत्नी थी रूजवेल्ट की, एलेनोर रूजवेल्ट चेयरपर्सन थी, जिन्होंने डिस्कशन किया इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स पे, जिससे इसकी शुरुआत हुई 1947 पे। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एलेनोर रूजवेल्ट का एक स्टेटमेंट आता है, यूडीएचआर हैड द पोटेंशियल टू बी द इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ऑल मैन एवरीवेयर। तो ये कई बार कोर्ट पूछ लिया किसने कहा था, तो उन्होंने कहा है जो इस कमेटी की चेयरपर्सन थी, यानी एलेनोर रूजवेल्ट का कथन है ये कि यूडीएचआर के पास ये क्षमता, ये पोटेंशियल है क्या बनने की, अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा सभी मानवों के लिए हर जगह जो है सर्वव्यापी है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, जब 50वीं एनिवर्सरी थी, 50वीं एनिवर्सरी कब होगी भाई, 1948 में बना था, इसका जो 50वां वर्ष होगा उस समय हमने क्या स्लोगन दिया था, ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, सभी मानवों के लिए सभी अधिकार, ऑल ह्यूमन राइट्स सभी मानवाधिकार सभी के लिए, ठीक है ना, हिंदी में ये होगा सभी मानवाधिकार, यानी सभी के लिए मानवाधिकार, तो सभी मानवाधिकार सभी के लिए, तो ये ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल 1948 इसके जो है 50वीं जब एनिवर्सरी मनाई गई उसमें मनाया गया था। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है, देखिए पर्सन बिफोर लॉ, एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकॉग्निशन, राइट टू रिकॉग्निशन की बात एज ए पर्सन बिफोर लॉ, ये कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, जो हमारे 14 में कहा गया है संविधान के, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 में जो कहा गया है ना, वो आर्टिकल 7 में कहा गया है। तो ऑल ह्यूमंस ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, तो इक्वल बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो लंदन इंग्लैंड से लिया है, और इक्वल हैं तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए हैं, यही पूछेगा। आर्टिकल 8 में क्या है, प्रभावी उपचार की बात आर्टिकल 8 में कर रहा है। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है, प्रभावी उपचार, प्रभावी उपचार कहाँ मिलेगा, किसको अधिकार है, अपने देश की सक्षम न्यायाधिकार में, सक्षम न्याय प्रणाली में उसको है, एवरीवन हैज़ द राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी बाय ए कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर एक्ट्स वायोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ, यानी कह रहा है कि सभी को प्रभावी उपचार मिलेगा उस देश की सक्षम न्याय प्रणाली के माध्यम से जब भी उसके मूल अधिकारों का हनन होगा जो संविधान द्वारा या किसी विधि द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। भाई अपने यहाँ भी जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 में इफ़ेक्टिव रेमेडी के लिए, उपचार के लिए जाते हैं, या हाई कोर्ट में आप 226 में जाते हैं ना, तो उसी को जो है ये कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था होगी, तो हमने ऐसी व्यवस्था ऑलरेडी की हुई है। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल, मनमानी गिरफ्तारी, मनमाना निरोध और निर्वासन, तो एक्साइल भी किसी को देश निकाला भी नहीं देंगे, किसी को मनमाने तौर पर डिटेन भी नहीं करेंगे और ना ही गिरफ्तार करेंगे, तो अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल हम आर्टिकल 20 के माध्यम से इसको याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 पढ़िएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो 9 से 22 को भी हमें देख लेना है। अब देखिए आर्टिकल 10, एवरीवन इज इंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड क्रिमिनल चार्ज। अब देखिए आर्टिकल 10 ये कहता है कि जो यूडीएचआर मिला है, प्रश्न आता है तो ये सिविल मामलों में है कि क्रिमिनल मामलों में है, तो आप देखिए यहाँ क्रिमिनल चार्ज के मामले में है और यहाँ पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के मामले में भी है, तो सिविल में भी है और क्रिमिनल में भी है, यानी कि दोनों मामलों में है, ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है, एवरीवन चार्ज्ड विथ पिनल ऑफेंस हैज़ द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पर आपका आ गया प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना, ये आ गया आपका जो बहुत बड़ा सिद्धांत है ये एविडेंस का। अब देखिए नो वन शैल बी हेल्ड गिल्टी पिनल ऑफेंस ऑन अकाउंट ऑफ एक्ट ओमिशन विच डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट पिनल ऑफेंस अंडर नेशनल और इंटरनेशनल टाइम बेन, यानी कि जो ऑफेंस जब किया जाएगा तो जो हमारे संविधान में 20
क्लॉज 1 है कि कार्योत्तर विधि नहीं होगी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं। जब कोई हम अगर अपराध कर रहे हैं तो अपराध कारित करते समय जिस विधि के अंतर्गत वो दंड होगा उसी की तरह सज़ा मिलेगी। अपराध हमने आज किया है, कल कोई विधि बन रही है, उस विधि में ज़्यादा सज़ा है तो हमको ज़्यादा सज़ा भी नहीं मिलेगी, कम मिल सकती है। लेकिन जिस समय जो हमने अपराध किया है उस समय जो विधि थी हमको उसी के तहत सज़ा मिल रही है। अगर जो अपराध हमने किया है पेनल्टी लॉ में अगर वो दांडिक प्रावधान करता है, देखिए आप पीनल ऑफेंस की बात कर रहा है ना, तो अगर वो दांडिक प्रावधान नहीं करता तो हमें आगे चल के सज़ा नहीं मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो अधिकतम सज़ा वही मिल सकती है जो कार्य करते समय प्रभावी विधि द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद कार्य करने के बाद कोई विधि बन रही है उसकी सज़ा हमें नहीं मिलेगी। संविधान की बात हमारी आर्टिकल 20 में कही गई है वो 11 में यहाँ कह रहा है। तो पहला क्लॉज क्या कह दिया, निर्दोषिता की अवधारणा यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो निर्दोषिता की अवधारणा ये हमारा आर्टिकल 11 का पहला पैरा कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, कार्य एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जो कार्य किया उस समय को जो विधि रहेगी उसी के मामले में अपराध रहेगा तभी सज़ा मिलेगी, ना उससे ज़्यादा की पेनल्टी लगेगी ना कुछ। अब इसी को 12 से 17 को हम क्या कहते हैं, तो 12-17 को हम सेकंड कॉलम को कहते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इंडिविजुअल के। इसमें जानने का कहीं पे मूवमेंट, मैरिज, नेशनैलिटी, फैमिली, प्रॉपर्टी, तो इन सब चीज़ों के जो अधिकार हैं इसी को हम 12-17 में पढ़ेंगे, जिसको हम सेकंड कॉलम कहते हैं। इसमें क्या क्या है, 12 में क्या है, निजता की माँ। अब देखिए आर्टिकल 21 में हमारे निजता का अधिकार सुरक्षित है ना, प्राइवेसी, तो ये 12 को इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि 21 अपने संविधान का, यहाँ पर निजता की बात आ गई है, प्राइवेसी में दखल नहीं होगा, फैमिली, होम और करस्पॉन्डेंस, ना ही किसी की सम्मान और ख्याति पर हमला होगा, और सबको जो है प्रोटेक्शन का अधिकार है। इन सब पे अगर कोई अतिक्रमण हो रहा होगा तो कोई भी अपनी बचाव कर सकता है। तो निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 12, निजता की बात जो की गई है निजता, ये आर्टिकल 12 में है, ठीक है ना। वहाँ पर आपने लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी पढ़ा है आर्टिकल 3 में, यहाँ पर निजता। तो निजता जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुडिशियल जजमेंट से बताया है, आर्टिकल 21 का पार्ट है, यहाँ पर आर्टिकल 12 में मुखर तौर पर दिया है। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, मूवमेंट की बात, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं पे जाना बसना, इसकी बात जो कर रहा है वो हमारा आर्टिकल 13 कह रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 के जैसा है ये, इसको भी हमें देख लेना है। विद इन द बॉर्डर ऑफ ईच स्टेट, ठीक है ना, अपने क्षेत्रीय सीमाओं में कहीं भी हमें आज़ादी कहीं भी जाने घूमने की, और अगर हम चाहें तो अपनी कंट्री छोड़ भी सकते हैं। राइट टू लीव एनी कंट्री, खुद की कंट्री भी और अपनी कंट्री में वापस आने का भी अधिकार है। तो जो मूवमेंट का अधिकार है, मूवमेंट के अधिकार में देश छोड़ना भी है, देश में आना भी है, अपने देश के बाहर, देश के भीतर की सीमाओं में कहीं भी जाने की आज़ादी भी है। इतनी बात है। आर्टिकल 14 कई बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। ये शरण, रिफ्यूजी जो आते हैं, शरण आश्रय, ठीक है ना, इसके बारे में आर्टिकल 14 बात करता है। हर किसी को अधिकार है कंट्री में शरण लेने का, परसिक्यूशन से, अगर उनको कोई प्रताड़ित किया जा रहा है तो किस कंट्री में, अदर कंट्री में। जाहिर सी बात है, अपने देश से दूसरे देश में जाके शरण लेने का सबको जो है राइट है, राइट टू सीक एंड एंजॉय, ठीक है ना। अब देखिए प्रोसिक्यूशन कैसा होगा, अराइजिंग फ्रॉम दिस में नॉट बी इन्वोक्ड, यानी कि ये जो है मे नॉट, यहाँ संभावना है कि इसको ये अधिकार कब नहीं मिलेंगे, जब नॉन पॉलिटिकल क्राइम किया है आपने, यानी गैर राजनीतिक मामला कुछ है आपका, या फिर किसके विरुद्ध है, कॉन्ट्रेरी है, उस पर्पस के विरुद्ध है जो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल हैं। जाहिर सी बात है, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल क्या है भाई, सबके लिए सम्मान की भावना है, आपस में बंधुत्व रहे, देश में शांति रहे, तमाम चीज़ें यही सब जो लिखी हैं। तो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के खिलाफ आपने कोई काम किया है, अब मैंने क्या किया है, किसी देश में कोई तानाशाह मैसेकर कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, तो क्या उसको दूसरे देश में शरण कहेगा कि हमको आर्टिकल 14 के अंतर्गत
किसी कंट्री में एसाइलम सीख करने का अधिकार है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अपराध पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल क्राइम है, वो चाह रहा है कि हम सज़ा से बच जाएं, तो ऐसे मामले में नहीं करेंगे। क्यों? ये तो नॉन पॉलिटिकल है। दूसरा, उसने उन सिद्धांतों के, उन उद्देश्यों के और सिद्धांतों के विरुद्ध काम किया है जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी संभावना बहुत प्रबल है कि शरण ना दी जाए, आश्रय ना दिया जाए। आर्टिकल 15 क्या है? राष्ट्रीयता, नागरिकता का अधिकार। तो आर्टिकल 15 को आप नागरिकता, सिटीजनशिप या नेशनैलिटी कहिएगा, ठीक है ना, यानी कि नेशनैलिटी का जो अधिकार है वो आर्टिकल 15 में है, और किसी को भी मनमाने तौर पर डिप्राइव नहीं किया जाएगा नेशनैलिटी से, ना ही उसको नेशनैलिटी को चेंज करने से वंचित किया जाएगा मनमाने तरीके से। तो राष्ट्रीयता संबंधी मामले आर्टिकल 15 में है। शादी का मामला हमारा जो मैरिज जो है वो 16 में है। तो हमने 16 श्रृंगार से इसको याद कर लिया कि भाई 16 श्रृंगार आर्टिकल 16 है और ये मैरिज से जुड़ा हुआ है। तो मैरिज में क्या है? सभी को अधिकार है, लेकिन क्या कह रहा है? फुल एज का, ये नहीं कि माइनर हैं उनको भी अधिकार नहीं। महिला हो पुरुष हो, अगर अपनी वयस्क आयु के हैं तो उन पर कोई सीमा नहीं है, उनकी नस्ल को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर, धर्म को लेकर के। और राइट क्या है? शादी करने का और एक फैमिली बनाने का, घर बसाने का अधिकार है। इक्वल राइट्स हैं विवाह को लेकर के, सिर्फ विवाह को लेकर के नहीं, विवाह के दौरान भी और विवाह के डिज़ोल्व होने के बाद भी, ठीक है ना। ऐट मतलब डिज़ोल्व करने तक जो है उनके अधिकार एक विवाह के मामले में समान है। विवाह करने को लेकर के, विवाहित संबंध में, विवाहित उसमें संस्था में बने रहने पर भी, और विवाह को डिज़ोल्व करने तक भी जो है उनके अधिकार समान रहेंगे। और ऐसा विवाह कैसे होगा? फ्री एंड फुल कंसेंट चाहिए जो दंपत्ति बनने वाले हैं, इंटेंडिंग स्पाउसेस की, ठीक है ना। द फैमिली इज़ नेचुरल एंड फंडामेंटल ग्रुप अंटिल सोसाइटी इज़ इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन बाय सोसाइटी एंड द स्टेट। सॉरी, द फंडामेंटल ग्रुप यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो फैमिली क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो परिवार, शादी की बात किस में कर दिया? शादी और परिवार की बात सीधे कह रहा है 16 में। विवाह के संबंध में पूरा तरीके से है, घर बसाने का है, विवाह करने का है, और विवाह को विच्छेद करने तक, शादी के दौरान, शादी करने से पहले दोनों के जो है वो अधिकार जो है सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा उनकी पूरी कंसेंट भी रहेगी इंटेंडिंग स्पाउसेस की, ज़रूरी है। और लास्ट में कह रहा है कि परिवार क्या है? तो कह रहा है तीसरे पैरा में, फैमिली जो है वो नेचुरल और फंडामेंटल ग्रुप है, यानी कि प्राकृतिक और मूलभूत ग्रुप है, नेचुरल ग्रुप यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड इज़ इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन बाय सोसाइटी एंड द स्टेट। इसके ये इंटाइटल्ड है, यानी कि इसको क्या करना चाहिए? इसका अधिकार है कि इसको रक्षा की जाए सोसाइटी और राज्य के द्वारा। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? संपत्ति। 17 में संपत्ति है, ठीक है ना। तो सीधे 17 में संपत्ति है, और संपत्ति से किसी को प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। 18 से किसी को कॉलम 3 कहते हैं। अब 18 में क्या कह रहा है? फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन। अब इसमें क्या है? अपना धर्म बदलने का भी है, रिलीजन को, मान्यता को, और फ्रीडम ईदर एलोन और इन कम्युनिटी विद अदर्स एंड इन पब्लिक प्राइवेट मैनिफेस्ट हिज रिलीजन बिलीफ टीचिंग प्रैक्टिस। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में हमारे यहाँ मिला हुआ है, तो वो यहाँ पर 18 में मिला हुआ है। अब देखिए आर्टिकल 19 में, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारे यहाँ आर्टिकल 19(1)(a) में है, यहाँ पर भी आर्टिकल 19 में क्या कह रहा है? फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। और इसमें क्या क्या शामिल है? ओपिनियन बिना किसी इंटरफेरेंस के, ठीक है ना, रिसीव और इम्पार्ट करना इन्फॉर्मेशन को, आइडिया को किसी भी माध्यम, मीडिया से, थ्रू एनी मीडिया का मतलब है किसी भी माध्यम से, ठीक है ना। सीमाओं की जो वो है, सीमाओं से रिगार्डलेस, यानी कि सीमाओं की परवाह किए बगैर, ठीक है ना। उसका आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? पीसफुल असेंबली और एसोसिएशन का अधिकार, जो आर्टिकल 19 में मिला हुआ है, यहाँ पर भी मिला हुआ है। और किसी को बाध्यकारी नहीं बनाया जाएगा किसी एसोसिएशन से जुड़ने के लिए। आर्टिकल 21 यहाँ हमारा क्या कह रहा है? चुनाव। देखिए पॉलिटिकल अधिकार क्या है? टेक पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
चुनने पार्ट लेने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार जो मिला है। इक्वल एक्सेस है पब्लिक सर्विस में, भाई लोक नियोजन में सभी को समान पहुंच, समान अधिकार मिलेंगे। पीपल शैल बी द विल ऑफ द पीपल, यानी लोगों की इच्छा बेसिस ऑफ अथॉरिटी गवर्नमेंट, यानी कि जो लोगों की इच्छा है वही आधार रहेगी गवर्नमेंट के प्राधिकार का। दिस विल शैल बी एक्सप्रेस्ड पीरियड, अब कैसे मालूम चलेगा? पीरियोडिक इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में लोग चाहेंगे तो जिताएंगे, तो यही विल ऑफ द पीपल है कि आप अथॉरिटी में बने रहिए कोई सरकार, इसी की बात कह रहा है। और यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज, यानी कि वयस्क मताधिकार, जो वयस्क मताधिकार की बात की जा रही है, और जो वोट होगा वो सीक्रेट वोट होगा और सभी के वोट बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए अफ्रीका है, जैसे वहाँ व्यवस्था कि गोरा है तो उसको वोट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, या ऐसी व्यवस्था फिजी में भी कर दी गई थी बीच में। फिजी में जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है 80 के दशक में क्या हुआ था कि उनके वोट की वैल्यू भी कम कर दी गई थी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज, यानी एक तो वयस्क मताधिकार है, ऊपर से सबके मत जो होंगे उनका बराबर मूल्य होगा। मतों को लेकर के किसी के धर्म, जात, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इज़ इंटाइटल्ड टू। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी का, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार आर्टिकल 22 में है। अब इसका रियलाइजेशन नेशनल एफर्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, इसके माध्यम से करेगा। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स की बात है, तो मेन क्या है? सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स, इन सब की बात कहाँ से आ रही? फ्री डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी का आर्टिकल 22। 23 में क्या है? राइट टू वर्क है। राइट टू वर्क 23 में है। देखिए एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट चुनने का जस्ट और फेवरेबल कंडीशन जो रहेगी वो कैसी रहेगी? जस्ट और फेवरेबल रहेगी। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी आर्टिकल 23 करता है। तो रोजगार संबंधी बात जो रहेगी, एक तो एम्प्लॉयमेंट और काम का अधिकार, राइट टू वर्क, इस संबंधी मामले हमारे आर्टिकल 23 के यूडीए 4 में हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी नहीं भूल सकते। समान कार्य के लिए समान वेतन भी आर्टिकल 23 का पार्ट है। फेवरेबल रिम्यूनरेशन, ठीक है ना, ह्यूमन डिग्निटी इंश्योर करना, फैमिली को भाई अच्छा पैसा, मतलब कि अगर पैसा सही मिलेगा तभी हम अपने परिवार के साथ गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सामाजिक सुरक्षा का बोध भी तभी सही मायनों में हो पाएगा। अब ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी अपने हितों के संरक्षण के लिए भी हमें मिला हुआ है, ठीक है। 24 का कह रहा है राइट टू रेस्ट एंड लेजर, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम करने का जो अधिकार मिला हुआ है। रीजनेबल लिमिटेशन, कार्य करने का मतलब ये नहीं कि आपको कार्य में झोंक देंगे, पूरा एक्सप्लॉइट कर लेंगे, ठीक है ना। छुट्टियां भी मिलेंगी, कार्य जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो भी रहेगा, और जो आवर सुनिश्चित किए गए हैं लेबर लॉ में वो भी आपको मिलेंगे। तो ये आर्टिकल 24 जो है वो श्रम कानून, ठीक है ना, लेबर लॉज को जो है श्रम कानून से याद रखिएगा। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात जो की गई है, और पर्याप्त हेल्थ और लिविंग एडवोकेट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, इसकी बात किया गया है। राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवोकेट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, बस इतनी बात आप इसको याद रखिएगा, खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी। अब इसमें वेलबींग में फूड भी आएगा, क्लॉथिंग भी आएगी, रहने के लिए घर भी आएगा, मेडिकल सुरक्षा भी आएगी, मेडिकल देखभाल भी आएगी, जो भी सोशल सर्विसेज नेसेसरी इस मामले में, इन सब तमाम चीज़ों की आ जाएंगी। सिक्योरिटी कब दी जाएगी? सोशल सिक्योरिटी भाई बेरोजगारी के मामले, बीमारी के मामले में, किसी निःशक्तता, अक्षमता के मामले में, ठीक है ना, विधवा होने पर, वृद्ध को, या फिर किसी अन्य लैक ऑफ लाइवलीहुड सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियों से बाहर के चीज़ें हैं उसमें अगर उसकी आजीविका खतरे में पड़ गई, आजीविका का अभाव है, तो उन मामलों में भी सुरक्षा दी जाएगी। मातृत्व संरक्षण की बात भी इसी में की गई है। मदरहुड एंड चाइल्डहुड, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन को ध्यान रखिएगा। मातृत्व संरक्षण की बात की गई है। और चाहे बच्चा शादी से हुआ और चाहे शादी के बिना, यानी कि चाहे बच्चा लीगल हो, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, उसको क्या होगा?
शैल इंजॉय सेम सोशल प्रोटेक्शन, उसके बीच में भेदभाव नहीं की जाएगी, ठीक है ना। चाहे वो कैसे पैदा हुआ है, चाहे वो भले ही शादी की जो संस्था के बाहर पैदा हो, यानी कि जिसे सामान्य भाषा में कहेंगे इलेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको सुरक्षा देने में मदरहुड और चाइल्डहुड यानी मातृत्व और जो चाइल्डहुड है, दोनों को जो है अधिकार है विशेष केयर का, विशेष सहायता का। आर्टिकल 26 राइट टू एजुकेशन है, जो आर्टिकल हमारे यहाँ 21A का पार्ट हो गया है, ठीक है ना। RTE जो है 86वें संविधान संशोधन से आया था ना भारत में 2002 में, तो ये यहाँ पे 26 है। तो याद रखिएगा ये 26 है और हमारे यहाँ 86वें संविधान संशोधन से आया था। तो 86वां याद रखेंगे तो 26 अपने आप वहाँ पे रिकॉल कर जाएगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। कह रहा है एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन शैल बी फ्री, कह रहा है भाई शैल बी फ्री कब तक रहेगी, कम से कम एलिमेंट्री और फंडामेंटल स्टेजेस में तो रहेगी ही, ठीक है। और एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। फिर कह रहा है जो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन है वो जनरली अवेलेबल रहेगी एंड हायर एजुकेशन शैल बी इक्वली एक्सेसिबल। अब वहाँ कंपलसरी नहीं कह रहा है, उच्च शिक्षा जो है वो इक्वली एक्सेसिबल रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है ना, मेरिट के आधार पर। दूसरा क्लॉज कह रहा है एजुकेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। तो कुल मिलाकर एजुकेशन के बारे में तमाम है। पेरेंट्स हैव ए प्रायर राइट टू चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट शैल गिवन टू देयर चिल्ड्रन, यानी यहाँ पर कह रहा है अगर एग्जाम में आए तो हो सकता है कि आप कह दें कि भाई पेरेंट्स को कैसे अधिकार है, लेकिन पेरेंट्स को अधिकार है शैल हैव ए प्रायर राइट टू चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट शैल बी गिवन टू देयर चिल्ड्रन। बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है ये पेरेंट्स को चुनने का अधिकार रहेगा। 27 पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ की बात कर रहा है। Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community and to enjoy arts and to share scientific advancement and its benefit। तो इसकी बात 27 में scientific advancement and participate in cultural life, आर्टिकल 27। क्लॉज पैराग्राफ 2 कह रहा है everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from scientific literally, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे कहें तो 27(2) में IPR की बात कर रहा है, उसके प्रोटेक्शन का अधिकार भी है। मटेरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम साइंटिफिक लिटरेरी आर्टिस्टिक प्रोडक्शन विच ही इज ऑथर, ठीक है। तो याद रखिएगा IPR संबंधी अधिकार 27 के पॉइंट 2 में दे रहा है। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है, everyone is entitled to a social and international order which the rights and freedom set forth in its declaration can be fully realized। जहाँ पर इसकी अच्छी व्यवस्था हो जो रियलाइज़ कर सके फ्रीडम को जो सेट फोर्थ किए गए इस डिक्लेरेशन में, उसके लिए उसको अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 29 क्या कह रहा है, ड्यूटीज़ टू द कम्युनिटी, everyone has duties to the community which alone the free and full development of his personality is possible। यानी कि everyone has duties to the community in which, कम्युनिटी प्रति कर्तव्य जिसमें alone मैंने in which alone the free and full development of his personality is possible। इतनी बात तो कह रहा है। क्लॉज जो कह रहा है एक्सरसाइज ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम एवरीवन शैल बी सब्जेक्ट ओनली टू सच लिमिटेशन एज आर डिटरमिन्ड बाय लॉ सोलली, यानी किसके हम अधीन रहेंगे, केवल लॉ के जो इस पर्पज़ से बनाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए दीज राइट्स एंड फ्रीडम्स में इन नो केस बी एक्सरसाइज कॉन्ट्रेरी टू द पर्पस। कोई भी राइट, देखिए यहाँ ध्यान से, इन राइट्स और फ्रीडम जो है किसी भी मामले में इस तरह से प्रयोग नहीं किया जाएगा कि वो उल्लंघन करता हो उद्देश्यों और सिद्धांतों का जो कि बनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। आर्टिकल 30 अंतिम आर्टिकल क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस डिक्लेरेशन में बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग फॉर एनी स्टेट ग्रुप और पर्सन एनी राइट टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी और टू परफॉर्म एनी एक्ट एम्ड एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी राइट एंड फ्रीडम सेट फॉर देयरिन। यानी कि इस डिक्लेरेशन को ऐसे इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, जो हम शब्दों से खेलते हैं तो ऐसे नहीं खेला जाएगा कि किसी स्टेट, किसी ग्रुप या पर्सन को एनी राइट टू इंगेज किसी एक्टिविटी में इस तरह से सभा करने का अवसर मिले, इंटरप्रिटेशन ऐसी कर दी जाए जिसका उद्देश्य क्या हो,
डिस्ट्रक्शन ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम्स जो इसमें दिए गए हैं, यानी कि इस डिक्लेरेशन का निर्वचन करते समय हम उसके सकारात्मक पहलू में ही करेंगे, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट में या उसकी डिस्टॉर्टेड एक्सप्लेनेशन या डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे कि इसका हम कोई और शब्द का अर्थ निकाल लें और उसके आधार पर हम किसी के अधिकारों का हनन करें। और अगर ऐसे अधिकारों से इंटरप्रिटेशन से वो शब्द निकल रहा है लेकिन हम किसी के राइट्स, किसी के फ्रीडम को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। स्पष्ट तौर पर आर्टिकल 30 मना कर रहा है। अब देखिए, हमें पॉलिटिकल राइट तो हैं लेकिन कहीं पर भी राइट टू वोट नहीं दिया गया है और राइट टू इंटरनेट एक्सेस भी यूडीएचआर में नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं कि इनमें से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। देखिए, वयस्क मताधिकार दिया है लेकिन राइट टू वोट की बात नहीं किया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, एक अंतिम डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड वॉज पास्ड इन यूनाइटेड नेशन। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड को पास कब किया गया था? 1959 में। ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने 2-3 पॉइंट लिख लिए थे जो कि यूडीएचआर से अलग हैं। राइट ऑफ ए मैन एंड ऑफ सिटीजन, ये अडॉप्ट किया गया था फ्रांस के द्वारा, पूछा है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड 1979 है। देखिए, डिक्लेरेशन कब का है जो पास किया गया था चाइल्ड के बारे में, तो 59 का है, लेकिन ईयर ऑफ चाइल्ड, इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड जो है वो हमने 1979 में बनाया था। तो ये रहा आपका पूरा यूडीएचआर। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और सबसे आसान तरीका ये है कि शॉर्ट्स में 1 से लेकर 30 तक 2-2 पॉइंट्स बना के लिख दीजिए कि इसमें क्या अधिकार दिया। विवाह का अधिकार दिया है तो 16 में दिया है। ऐसे करते करते समानता का अधिकार जो है 7 में दिया है। विधि के समक्ष समता भी है। आश्रय का अधिकार, शरण का अधिकार 15 में दिया है। ऐसे करेंगे आप तो आपको याद हो जाएंगे। वो ट्रिकी पोर्शन नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो एक आसान से कुछ पॉइंट्स आप चाहेंगे तो बना देंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप मेहनत करें और सफल हों।